नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष के बीच जो विवाद होता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसको ही समझेंगे 3 केस स्टडी के माध्यम से, जो कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में राज्यपाल और स्पीकर के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ था। और देखेंगे साथ ही साथ इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं और स्पीकर की क्या शक्तियाँ हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल को शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन अनुच्छेदों में स्पीकर को शक्तियाँ प्राप्त हैं। जो यह वीडियो हमारी प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो इन दोनों के बीच विवाद होता है उसको सॉल्व करने के लिए विभिन्न वादों में क्या जो है फैसले दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिछले 6 वर्षों में राज्यपाल और स्पीकर के बीच, पिछले 6 वर्षों की बात कर रहा है, जिसमें राज्यपाल और स्पीकर के बीच सत्ता को लेकर कानूनी राजनीतिक विवाद बढ़ा है, ठीक है। फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, जिसका 3 महत्वपूर्ण उदाहरण जो है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश 2015 में, उत्तराखंड 2016 में, कर्नाटक 2019 में रहा है, ठीक है। तीनों मामलों में अदालत ने विश्वास मत परीक्षण की प्रधानता पर जोर दिया है। आगे भी समझेंगे विश्वास मत परीक्षण क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। अब इसकी आगे देखते हैं। आगे फिर कहा गया है कि इसकी चरण परिणति हाल में मध्य प्रदेश में 2020 में देखने को मिला है, ठीक है। इसमें मूल प्रश्न उठाया गया है, क्या राज्यपाल एक विशिष्ट तिथि को विश्वास सम्मत हासिल करने का निर्देश दे सकता है। इसमें ये मूल प्रश्न उठाया गया है कि जो राज्यपाल है, क्या उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी विशेष तिथि पर विश्वास सम्मत हासिल करने के लिए जो है स्पीकर को निर्देश दे सकता है और स्पीकर के निर्णय को खारिज कर सकता है। क्या राज्यपाल के पास ये शक्तियां हैं कि वो जो स्पीकर का निर्णय है उसको खारिज कर सकता है, ठीक है। और विश्वास मत करने की तिथि को अग्रिम कर सकता है। अब इस आगे देखते हैं मामला क्या था। तो अरुणाचल प्रदेश जो 2015 का मामला है, उत्तराखंड में भी आगे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि 2016 में उत्तराखंड में जो विवाद हुआ था, उसके मामलों में यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति शासन इन दोनों राज्यों में लगाया गया था, अरुणाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकारें होती हैं तो ऐसे विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लगाया गया था और सदन को निलंबित कर दिया गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और फैसला दिया कि सदन को तलब किया गया है और राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करते हुए बहुमत परीक्षण किया गया था, ठीक है। और जो केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग है, उसने सिफारिश की थी कि यदि राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत परीक्षण से इनकार करता है तो राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार रखता है, ठीक है। फिर जुलाई 2019 में कर्नाटक के मामले में शीर्ष अदालत ने विधानसभा की स्पीकर को निर्देश दिया कि जब सदन पहले से ही सत्र में हो तो तुरंत बहुमत परीक्षण किया जाए। तत्कालीन स्पीकर के आर रमेश ने वकील ने अदालत में अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें कहा है, यह उद्धृत किया था कि संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत सुप्रीम कोर्ट विधानमंडल की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देखिए, अब ये अनुच्छेद जो 212 है उसके अंतर्गत वहाँ पे जो है जो स्पीकर थे कर्नाटक के, उनके वकील ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत सुप्रीम कोर्ट विधानसभा की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके अलावा हमने यह देखा है कि वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक समग्र फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। फ्लोर टेस्ट का कहने का मतलब है वही बहुमत परीक्षण करने का, ठीक है। जब सदन सत्र में था, इस अनूठे मामले में मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। आगे देखते हैं। इस संबंध में भारत का संविधान के अनुसार, अब भारत का संविधान क्या कहता है इस मामले में, वो आगे हम संवैधानिक प्रावधान देखेंगे के अनुसार बहुमत परीक्षण या विश्वास मत या उसकी प्रक्रिया से संबंधित राज्यपाल और स्पीकर को प्रदत्त शक्तियों की विवेचना आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि संविधान में जो बहुमत परीक्षण है उसके संबंध में क्या कहा गया है राज्यपाल और स्पीकर की शक्तियों को लेकर। तो सबसे पहले अब राज्यपाल की जो संवैधानिक प्रावधान है वो देखते हैं। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक और कार्यकारी प्रमुख होता है। होने के नाते राज्यपाल सीधे संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, ठीक है। राज्यपाल एक जो है संवैधानिक और कार्यकारी प्रमुख है राज्य का, और ये अपनी शक्तियां जो है सीधे कहाँ से प्राप्त कर रहा है, सीधे संविधान से प्राप्त कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं।
फिर आगे है कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति उसको पद पर बने रहने देगा तब तक वो पद पर रहेगा, और जब चाहेगा उसे हटा सकता है। ठीक है, जब चाहने का कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति जो होगा है वो एड एंड एडवाइस पे जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है उस पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये है। तो 156 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। फिर आगे कहा गया है कि परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न करे। यहाँ इसका कहने का मतलब है कि अगर राज्यपाल का जो है कार्यकाल पूरा हो गया है लेकिन अभी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, तो जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक जिस राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो गया था वो उस जो है पद पर बना रहेगा। फिर आगे कहते हैं भारत कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। भारत का कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अगर वो, अब इसकी पात्रता क्या है राज्यपाल नियुक्त होने की, तो इसमें बताया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु जो है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 157 में बताया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल कोई से यह अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेका अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग बनने में सहायता और सलाह एड एंड एडवाइस के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा। देखिए, इस 163 कहने का मतलब है कि राज्यपाल के जो विवेकाधीन शक्तियां हैं जो राज्यपाल को खुद से लेनी होती है उसको छोड़कर सारे कार्य जो है राज्यपाल जो है किसकी सहायता और सलाह पर करेगा, एक मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर करेगा, जिसका जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राज्यपाल में निहित होगी और उसके द्वारा उनके द्वारा ही संविधान के अनुसार सीधे या अधिकारियों के अधीनस्थ द्वारा प्रयोग किया जाएगा। अब या तो ये जो कार्यकारी शक्तियां हैं राज्यपाल की वह सीधे प्रयोग कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी इसका प्रयोग कर सकता है। फिर 174 में कहा गया है, अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि को 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, राज्यपाल क्या करता है कि समय समय पर विधानमंडल, अगर राज्य में जो है विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो उसे ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करता है, अधिवेशन शुरू करने का कार्य करता है। और अंतिम तिथि और आगामी तिथि जो मतलब 2 बैठकों के बीच का जो समय तिथि है, तारीख है, वो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। फिर 174(2) में कहा गया है, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2) में कहा गया है कि राज्यपाल समय समय पर सदन को पूर्वत कर सकता है कि विधानसभा को भंग कर सकता है। देखिए, अब ये क्या है, ये कहा गया है कि 74(2) में कहा गया है कि राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग करने की पावर रखता है। उसके लिए जो है अगर मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है तभी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 175(2) में कहा गया है राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश जो या उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो कि वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि स्पीकर के अब संवैधानिक प्रावधान हम देखते हैं। ठीक है, स्पीकर को क्या संवैधानिक प्रावधान प्राप्त है और अब इसके पहले हमने राज्यपाल का देखा था। अब इसमें देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से संबंधित है। अब यहाँ पे जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? अनुच्छेद 178 के अंतर्गत हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा, ठीक है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो होगी उसमें एक जो है
एक जो है अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। यथाशीघ्र जैसे ही कोई नई विधानसभा का गठन होता है, यथाशीघ्र ही दो सदनों को, मतलब दो सदस्यों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनती है। जब जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त होता है, तब तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथा स्थिति से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर चुनेगी, ठीक है। मतलब जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चयन प्रक्रिया है, इसको जो है सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं फिर अनुच्छेद 179 में कहा गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, इनका पद रिक्त होना, पद त्याग और पद पे हटाए जाने का उल्लेख किया गया है 179 में। और अनुच्छेद 181 में कहा गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उस समय सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा जब उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। और 181 में कहा गया है कि जो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, अगर उनके हटाए जाने का जो है प्रस्ताव विचाराधीन है उसमें जो है विधानसभा में, तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि स्पीकर को राज्य विधानमंडल की शक्तियों और विशेषाधिकार से सुसज्जित किया गया है, ठीक है। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 96 टू 120A 104, ठीक है, और 189(4), 195(1), ठीक है, 210 210(1) के तहत स्पीकर अपनी शक्तियां और कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इन अनुच्छेदों से हमारे स्पीकर, जो विधानसभा का स्पीकर होता है, उसको शक्तियां और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। साथ ही साथ देखिए आगे देखते हैं, स्पीकर संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को बनाए रखने के लिए संविधान में निहित शक्तियों के तहत बनाए गए संबंधित सदनों की प्रक्रिया के नियमों से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अब देखिए जो स्पीकर की शक्तियां हैं वो तो संविधान में भी उल्लेखित की गई हैं, साथ ही साथ संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को बनाए रखने के लिए संविधान द्वारा निहित शक्तियों को बनाए रखने के लिए सदन की जो के लिए नियमों का कुछ उल्लेख किया गया है, उससे भी ये अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। वह एक अभिभावक के तरीके से मतलब पेरेंट के तरीके से विधानसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब ये क्या करते हैं, एक अभिभावक के रूप में जो विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला ये देखते हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि सदन के स्पीकर सदन की कार्रवाई के प्रभारी और कमान होते हैं, ठीक है। तथा इस तरह इस शक्तियों का उपयोग आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 122 और 212 के तहत संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा के तहत किया गया है, ठीक है। यह बताना गलत नहीं होगा कि सदन की कार्यकारी और सरकार राज्यपाल के बीच की कड़ी होता है, ठीक है। यह बताना गलत नहीं होगा कि वह जो स्पीकर है वो सदन और कार्यकारी सरकार और राज्यपाल के बीच की कड़ी होता है, जो राज्य विधानमंडल के 3 स्तंभ हैं, ठीक है। राज्य विधानमंडल के जो 3 स्तंभ हैं, सदन, कार्यकारी सरकार और राज्यपाल के बीच की कड़ी कौन होता है, स्पीकर होता है। मूल सिद्धांत यह है कि सदन की अपनी प्रक्रिया, नियम बनाने और व्यवस्था संचालन की पूर्ण रूप से संप्रभु होती है। सदन अपनी क्या है कि जो सदन में कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी जो है चर्चा किसी भी अदालत में नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, केस स्टडी के माध्यम से हम समझेंगे कि मामला क्या था, ऐसे मामले विवाद क्यों होते रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले 2015 का मामला है अरुणाचल प्रदेश का। वहाँ पे क्या हुआ था, 2016 में जो है नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल विधान परिषद की सहायता और सलाह पर ही सदन की सत्र को बुला सकता है, ठीक है, और सत्रावसान कर सकता है और उसे भंग कर सकता है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल जो है विधान परिषद की सहायता और सलाह एड एंड एडवाइस पर ही सदन का सत्र बुला सकते हैं, उसका सत्रावसान कर सकते हैं, उसे भंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए सत्रावसान मतलब क्या होता है कि सत्र का समाप्त होना, और जो सत्रावसान करता है राज्यपाल करता है, और जो स्थगन होता है कि कुछ समय के लिए, जैसे 1 घंटा 2 घंटा या 4 दिन 3 दिन के लिए स्थगित करना, ये स्पीकर का काम होता है, ये स्पीकर करता है। और भंग करने का काम भी किसका होता है, जो है आपके राज्यपाल का होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब मामला क्या था, यहाँ समझते हैं। मामला क्या था कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में तत्कालीन स्पीकर जो थे वो रोबिया से संबंधित था, ठीक है।
स्पीकर रोबिया से संबंधित है। स्पीकर का नाम वहाँ पे रेबिया है, ठीक है, रेबिया था, इसलिए ये रेबिया केस पड़ गया है। इस केस को रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब राज्यपाल ने, अब किया क्या था राज्यपाल ने वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के, कि 20 विद्रोही कांग्रेस विधायकों और 11 बीजेपी और एक स्वतंत्र विधायकों के अनुरोध पर विधानसभा का जो सत्र आरंभ था वो 14 जनवरी 2016 से 15 दिसंबर 2015 कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल ने स्पीकर के हटाने के एजेंडे को सूचीबद्ध किया था, ठीक है। तो वहाँ पे राज्यपाल ने हस्तक्षेप करके जो 20 विद्रोही कांग्रेस के विद्रोही विधायक थे और 11 जो बीजेपी के थे, एक स्वतंत्र विधायक थे, उनके अनुरोध पर जो है जो विधानसभा का उसका सत्र आरंभ पहले क्या था कि 14 जनवरी से होना था। 14 जनवरी 2016 से जो स्पीकर थे वो निर्धारित, मतलब सदन ने निर्धारित किया था कि जो है 14 जनवरी 2016, सदन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने यह डिसाइड किया था कि 14 जनवरी से होना है। लेकिन बाद में क्या किया, राज्यपाल ने वहाँ पे 15 दिसंबर 2015 से करने का निर्णय दिया, ठीक है। उसके पीछे अब देखिए आगे क्या है मामला, फिर क्या हुआ, ठीक है साथियों। फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर सदन बुलाने की शक्ति रखता है, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में। और यहाँ ये विशेष परिस्थिति थी, अगर राज्यपाल के, देखिए अब क्यों ये जो है सत्र को बुलाने का अधिकार किन आधार पर ये कर सकता है, सत्र को बुला सकता है राज्यपाल, तो राज्यपाल के पास यह मानने का कारण है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के ने सदन में विश्वास खो दिया है, तो सदन ने बहुमत परीक्षण कराने के लिए एक फ्लोर टेस्ट, मतलब वही बहुमत परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के छठे सत्र को पहले कराने के राज्यपाल के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 163 और 174 के अनुसार उल्लंघन माना और राज्यपाल का यह आदेश अवैध और संवैधानिक माना। अब देखिए यहाँ से ये निकल के आ रहा है, यहाँ से ये इस केस स्टडी के माध्यम से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि जो सत्र, विधानसभा का सत्र है, उसको जो है पहले करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक बताया था, राज्यपाल के इस कदम को, ठीक है। साथ ही विधानसभा के संचालन के तरीके को निर्देशित करने वाले राज्यपाल के संदेश संविधान के अनुच्छेद 163 और 175 का उल्लंघन है तथा इसे खारिज कर दिया गया। और न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्यपाल स्पीकर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ना तो वह गाइड है और ना ही अध्यक्ष के लिए एक संरक्षक है, ठीक है। अब यहाँ भी इन्होंने बताया कि जो स्पीकर, जो राज्यपाल हैं वो स्पीकर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो वो स्पीकर के गाइड हैं, ना ही अध्यक्ष जो स्पीकर हैं उनके संरक्षक हैं। फिर आगे कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने, जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्होंने क्या किया था कि जो सत्र को पहले तो बैकडेट में ला दिए थे, वे पहले ये डिसाइड हुआ था कि 14 जनवरी से सत्र स्टार्ट होगा, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि 14 दिसंबर से स्टार्ट होगा और उन्होंने एजेंडा तय किया कि जो सत्र बैठक होगी तो पहला एजेंडा होगा कि जो स्पीकर थे, तत्कालीन स्पीकर थे, उनको हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, इनकी हटाने में जो है राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है तथा और ठीक है, तो ये दोनों राज्यपाल और स्पीकर के पास स्वतंत्र संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो इसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित परंपरा है कि सत्र का आह्वान कैबिनेट का विशेषाधिकार है। कैबिनेट लोकसभा का अगला सत्र तय करती है, ठीक है। यदि सरकार राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करने के बाद उसे स्थगित करने या आगे पीछे करने का निर्णय लेती है तो सरकार संशोधित तिथि भेजती है और राष्ट्रपति सरकार द्वारा तय की गई तिथि के अनुसार इस पर हस्ताक्षर करते हैं। देखिए यहाँ पे ये समझाया गया है कि लोकसभा का जो बैठक होता है उसको निर्धारित करने का काम जो है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किया जाता है और सेम इसी तरीके से राज्य की विधानसभाओं की बैठक को निर्धारित करने का काम राज्य कैबिनेट परिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो और इसमें कहा कि अगर राज्य जो कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, अगर वो या मंत्रिपरिषद जो है अगर वो तिथि को आगे या पीछे करना चाहते हैं तो वो जो है राष्ट्रपति द्वारा उस तिथि को जो है अनुसार हस्ताक्षर करवाते कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में इस प्रथा का पालन किया जाता है। साथ ही सरकार प्रस्तावित सत्र की तिथि और सदन का कार्य तय करती है, ठीक है।
राज्यपाल द्वारा सुझाई गई किसी अन्य तारीख के मामले में यदि सरकार असहमत हो तो राज्यपाल को समन आदेश पर हस्ताक्षर करना होगा। अब देखिए, अगर क्या है कि हमारे जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत है कि राज्यपाल हों या राष्ट्रपति हों, इनको जो है एड एंड एडवाइस पे काम करना है, किसके? मंत्रिपरिषद के। अगर राष्ट्रपति हैं तो उनको जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एड एंड एडवाइस पे काम करना है, और यहाँ के जो अगर राज्यपाल हैं तो कुछ उन्हें विवेकाधिकार प्राप्त हैं, उसके साथ साथ उसके अलावा उनको सारे काम जो है जो चीफ मिनिस्टर के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होता है उसके आधार पर करनी होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब राज्यपाल जो राजस्थान का मामला था उसको समझते हैं, वहाँ पे क्या हुआ था जो है। तो राजस्थान में राज्यपाल बार बार राजस्थान विधानसभा के सत्र को बुलाने की मंत्रिपरिषद की सलाह को ठुकरा दिया था। अब देखिए होता क्या है ना कि अब देखिए वहाँ पे हमने अरुणाचल प्रदेश वाले के मामले में पढ़ा कि राज्यपाल ने जो पहले डेट थी उसको बैक डेट में कर दिया था, 14 जनवरी थी उसको 15 दिसंबर कर दिया था। और यहाँ पे क्या है कि बार बार जो है कहा जा रहा था कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को ठुकरा दिया किसने? राज्यपाल ने। अब देखिए दोनों में कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो ये इसलिए होता है कि जब दोनों पार्टियों की अलग अलग मतलब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो ऐसे विवाद बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो ज़्यादातर जो है केंद्रीय सरकार होती है उसका फेवर करते हैं। ठीक है, ये जो है कठोर सच्चाई है, हमें मानना पड़ेगा इसको। और साथ साथ जो स्पीकर होता है वो ज़्यादातर जो होता है सत्ता दल जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी का नेता होता है। ठीक है, तो वो अपनी पार्टी का सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसलिए जो है अगर दोनों पार्टियों केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार है तो ये विवाद अक्सर देखने को मिलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। इन्होंने एक सत्र के लिए 21 दिन के नोटिस की मांग की, साथ ही सत्र बुलाने के उद्देश्य को जानने के लिए जोर दिया। अब देखिए वहाँ पे क्या था कि राज्यपाल से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने तुरंत सत्र को बैकडेट में कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, राजस्थान वाले केस में इन्होंने एक सत्र को बुलाने के लिए 21 दिन की नोटिस मांगा और कहा कि आपका उद्देश्य क्या है, क्यों आप बुलाना चाहते हो। अन्य शर्तों जैसे सामाजिक दूरियों, मानदंड तथा कार्रवाई की रिकॉर्डिंग आदि को सुनिश्चित करने की इच्छा जताई। ठीक है, ये लेट करना चाहते थे मेनली। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मंत्रिपरिषद द्वारा 21 दिन पूर्व सूचना देने की सहमति के साथ ही राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की सहमति दी। अब सवाल यह है कि क्या राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद की सिफारिश को ठुकराने की शक्ति है? अब देखिए बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं उनके पास क्या है कि एक ही बार जो है वो मंत्रिपरिषद की जो सिफारिश है उस पर जो है अपनी सहमति देने के लिए वो बाध्य होते हैं। ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद के एक बार वो मतलब कि वापस भेज देते हैं, अगर दोबारा वो पास होकर कैबिनेट से आता है तो राष्ट्रपति उस पर जो है सहमति देना ही पड़ेगा, वो बाध्य है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं यह स्थापित प्रक्रिया है कि राज्यपाल विधायी उद्देश्यों के लिए या मुख्यमंत्री के को बहुमत साबित करने के लिए कैबिनेट के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो है ऐसा कोई मामला आ रहा है जिसमें कि मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना है तो वो जो है कैबिनेट को जो है कैबिनेट की मांग को वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे कहा गया कि 2016 के जो है मामले में अब उत्तराखंड सहित कई मौके पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब सत्ता पक्ष के बहुमत का सवाल हो तो जल्द से जल्द बहुमत परीक्षण सदन में आयोजित किया जाए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सत्ता पक्ष के बहुमत का सवाल है तो जल्दी से जल्द आप बहुमत परीक्षण करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ें अगर आप मिला के लिखेंगे मेंस में तो नंबर अच्छे प्राप्त होंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर देना है और केस स्टडी में ये भी डाल देना है कि उत्तराखंड मामला और क्या था राजस्थान वाला मामला, थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो बहुत ही इम्पैक्टफुल हो जाएगा ये। अगर सीएम ने सदन में विश्वास मत खो दिया है तो उसका बहुमत सवाल में है। ठीक है, उसका बहुमत सवाल में है कि तो राज्यपाल प्रोटेस्ट कराने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर राज्यपाल को लगता है कि सीएम ने जो है विश्वास मत खो दिया है तो उसको जो है तुरंत जो है प्रोटेस्ट कराने चाहिए। ठीक है, आगे कहा गया कि राजस्थान मामले में मुख्यमंत्री के आग्रह के बावजूद, अब देखिए यहाँ पे दोनों की तुलना करेगा, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आग्रह के बावजूद राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के अनुरोध को ठुकरा दिया, जबकि दूसरी ओर 19 बागी विधायकों ने जो कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुए थे राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने बार बार कहा था कि वे केवल पार्टी से भीतर असहमत व्यक्त कर रहे हैं और भाजपा में शामिल नहीं हुए। इसके बावजूद स्पीकर के कार्यालय ने असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने की नोटिस भेजे क्योंकि वे CLP की बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। देखिए अब दल बदल के आधार पे अगर जो है
आधार पे जो निर्धारित करने का जो होता है, अधिकार होता है, इस किसी भी विधायक को निर्हर करने का मतलब पद से हटाने का जो अधिकार है, डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये जो स्पीकर के कार्यालय ने असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की नोटिस भेजे थे। ठीक है, क्योंकि वो जो है बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जो है जो अरुणाचल प्रदेश मामला था उसमें यह सवाल यह था कि क्या राज्यपाल के पास विधानसभा सत्र के समय को पूर्ण करने की विवेका शक्ति है, क्योंकि उसमें 14 जनवरी था जिसको उन्होंने बैक डेट में लाके 15 दिसंबर 2015 कर दिया था। ठीक है, राजस्थान के मामले में यह सवाल था कि राज्यपाल को सत्र बुलाने के हेतु सीएम की वैध अनुरोध को ठुकराने की विवेक प्राप्त है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उपरोक्त दोनों मामले में उत्तर ना है। कहने का मतलब है कि जो राज्यपाल है वो राज्यपाल के पास जो है विधानसभा के सत्र को बैकडेट में करने का अधिकार नहीं है, ना ही जो है वो जो है सत्र बुलाने हेतु सीएम के वैध अनुरोध को जो है वो ठुकरा सकता है। ठीक है, मतलब कि देखिए दो मामला जो था कि अब राज्यपाल जो है विधानसभा का सत्र बैक डेट में नहीं कर सकता है, जो डेट निर्धारित थी उस पर ही करना होगा। और साथ ही साथ अगर जो है राज्यपाल इससे जो है सीएम ने वैध अनुरोध किया है कि आपको जो है सत्र बुलाया जाए, तो उस पर जो है इनको विवेक अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश वाला मामला जो 2020 का था, उसमें क्या हुआ। उस मध्य प्रदेश के मामले में सदन में बहुमत परीक्षण करने के लिए राज्यपाल के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी गई और निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी गई। पहला आधार क्या था, यदि कोई विधानसभा सत्र में है या चल रही है तो चल रही विधानसभा के लिए राज्यपाल के पास विश्वास मत का संचालन करने के लिए स्पीकर के आदेश देने की कोई शक्ति नहीं है। अब दूसरा मामला क्या था, भले ही राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति हो कि लेकिन सत्ता का प्रयोग वो अनुच्छेद 190(3) बी और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को सौंपा गया है। 10वीं अनुसूची जो है 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया है। ठीक है साथियों, देखिए अब ये सब जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अच्छे से समझिएगा। और ठीक है, आगे देखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि राज्यपाल के पास कोई ऐसा आधार नहीं था जिससे यह साबित हो सके मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बहुमत खो चुकी है। ठीक है, तो आइए मामला जानते हैं कि हुआ क्या था राजस्थान में। राजस्थान राज्य में फिर से उठापटक राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शक्ति के दायरे में सवाल को आकर्षित करती है, यहाँ तक कि विधायकों के इस्तीफे का सवाल है। इसमें हुआ क्या था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 25 से अधिक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। ठीक है, फिर उसी पे क्या हुआ था कि जो है कमलनाथ जो सरकार थी वो अल्पमत में चली गई थी, तो उससे लेकर जो है स्पीकर और राज्यपाल के बीच विवाद हुआ था। तो वही यहाँ पे समझाया गया है, वे पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, दल बदल कानून के अनुसार अगर कोई जो है निर्वाचित सदस्य है, अगर एक पार्टी से दूसरी जिस पार्टी से वह निर्वाचित हुआ है उसकी सदस्यता अगर छोड़ता है तो उसकी जो है सदन से सदस्यता रद्द हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर कोई और 3-4 प्रावधान है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें है कोई निर्दल अगर जो है एमएलए है, अगर वो किसी पार्टी को 6 महीने बाद ज्वाइन करता है तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो ये है, नहीं सॉरी 6 महीने बाद नहीं, अगर वो निर्दल है और किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और जो मनोनीत होते हैं अगर वो 6 महीने बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी भी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए उपयोगी था। आगे देखते हैं। फिर अगर वे इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें कार्यालय में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, बेशक उन्हें कानून और संविधान के अनुसार परिणाम का सामना करना पड़ेगा। हुआ क्या था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 25 विधायक के साथ भाजपा में गए थे, कांग्रेस से भाजपा में गए थे, तो 25 विधायकों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने फिर से बाई इलेक्शन, इस्तीफा दिया तो वहाँ से बाई इलेक्शन हुआ और मैक्सिमम वहाँ से भाजपा के टिकट पे फिर से चुनाव जीत के सदन में पहुँच गए। ठीक है, तो ऐसे ही होता रहा है, कई जगह हुआ है। ठीक है, फिर इस्तीफे को स्पीकर ने स्वीकार करना होगा, लेकिन वह निर्धारित करेगा कि इस्तीफा स्वैच्छिक है, बल या धमकी या जबरदस्ती का परिणाम नहीं है। यह वास्तविक स्पीकर के संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अगर जो है विधायकों ने या एमएलए ने जो इस्तीफा दिया था वो
अगर किसी वो अगर स्वैच्छिक है तो स्पीकर को उसको जो है स्वीकार करना होगा। और ये जो इसकी स्पीकर की संतुष्टि है जो ये स्वीकार करता है, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। अनुच्छेद 175 में सदन और सदनों को उद्घोषित करने और संदेश भेजने के लिए राज्यपाल के को अधिकार प्रदान करता है तथा जब सत्ता के पक्ष में 22 विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंपे तो मध्य प्रदेश राज्यपाल ने अनुच्छेद 175 में दी गई शक्ति के आधार पर तत्कालीन जो सीएम थे कमलनाथ, ठीक है, कमलनाथ थे सीएम उसमें, उनको बहुमत साबित करने के लिए एक सप्ताह में फ्लोर टेस्ट कराने का संदेश दिया। हालांकि स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट के एजेंडे को 16 मार्च 2020 को निर्धारित किया, जो लगभग 10-20 दिन दूर था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि स्पीकर ने 10-20 दिन दूर का समय दिया था, जबकि जो वो राज्यपाल थे वो सप्ताह भर का समय दिए थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया और संवैधानिक आधार पर हवाला दिया एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के मामले में और MSSR मई के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित किया, जिसमें बहुमत परीक्षण के तत्काल करने हेतु आदेश दिए गए थे ताकि विधायकों की खरीद बिक्री पर रोक लग सके। ठीक है, अगर जो है फ्लोर टेस्ट लेट से कराएंगे तो उसमें क्या खतरा रहता है, हॉर्स ट्रेडिंग का। हॉर्स ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि विधायकों के खरीद फरोख्त का। ठीक है, इस पर फिर आगे तब कमलनाथ ने नबाम रेबिया मामला, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश का हवाला देते हुए फ्लोर टेस्ट कराने के लिए राज्यपाल के निर्देश को चुनौती दी। इसमें क्या हुआ था कि जो राज्यपाल ने जो है 1 सप्ताह का टाइम दिया और जो स्पीकर था उसने 10 से 12 दिन का टाइम दिया था। तो राज्यपाल के जो आदेश थे उसको चुनौती दिया कमलनाथ ने जो है अरुणाचल प्रदेश मामले का हवाला देते हुए। ठीक है, फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया उसमें दिया कि संदेश भेजने के मामले में सदन के लिए राज्यपाल की कनेक्टिविटी मंत्रिपरिषद द्वारा उचित समझी जाने वाली सीमा तक ही सीमित मानी जानी चाहिए तथा सदन को राज्यपाल द्वारा संबोधित संदेश मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुरूप से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना था कि अब दो जो है विवाद थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना था। पहला क्या था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 175(2) में राज्यपाल का संदेश सभापति के लिए बाध्यकारी है या नहीं। अगर राज्यपाल जो है सभापति को संदेश दे रहा है तो क्या वो अनुच्छेद 175(2) के तहत बाध्यकारी है या नहीं है। दूसरा कह रहा है कि तत्काल बहुमत परीक्षण के संचालन के लिए राज्यपाल का दिशा निर्देश क्या उसकी शक्ति से परे कार्य है। मतलब कह रहा है कि बहुमत परीक्षण संचालन करने का जो राज्यपाल का दिशा निर्देश है, क्या ये शक्ति क्या राज्यपाल को प्राप्त है या उससे परे है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2020 के आदेश में 20 मार्च 2020 को 5 बजे तत्काल बहुमत परीक्षण का निर्देश दिया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान बनाम स्पीकर और मध्य प्रदेश विधानसभा मामले के आदेश में 13 अप्रैल को अदालत ने निवर्तमान विधानसभा और विश्वास सम्मत के संबंध में राज्यपाल और स्पीकर की शक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया। अपने एक पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि विश्वास मत विधिवत निर्वाचित सरकार को विस्थापित करने के लिए नहीं है, लेकिन जब राज्यपाल का ध्यान बहुमत खोने की ओर आकर्षित किया जाता है तो सावधानी से हस्तक्षेप करना चाहिए। यह शक्ति राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है कि वह सामूहिक जिम्मेदारी हमेशा बनी रहे। 13 अप्रैल 2020 में इसी फैसलों को दोहरा दिया गया। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वास मत विधिवत संवैधानिक सरकार को विस्थापित करने के लिए नहीं है, लेकिन जब राज्यपाल का ध्यान बहुमत खोने की ओर आकर्षित हो, जब राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है उसकी वो बहुमत खो चुकी है, तो राज्यपाल को सावधानी से उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और शक्ति राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है कि जो सामूहिक जिम्मेदारी है कि मंत्रिपरिषद की जो है विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगर वो सामूहिक जवाबदेही या जिम्मेदारी कह सकते हैं आप, अगर ये खो दिया है तो उन्हें जो है मंत्रिपरिषद को मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कहा गया
कि हाल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि नवगठित विधानसभा में पहले से ही सत्र में विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की शक्ति में अंतर होता है। इसमें यह भी कहा कि अगर कोई नवगठित विधानसभा है और जो पहले से सत्र में चली आ रही विधानसभा है, दोनों मामले में राज्यपाल को एक ही शक्ति प्राप्त है। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्यपाल के पास अनुच्छेद 174 के तहत उन स्थिति में विश्वास मत के लिए सभा बुलाने की शक्ति है जब उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि सीएम की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने सदन में विश्वास खो दिया है। ठीक है। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि राज्यपाल के पास बहुमत का निर्धारण करने के लिए कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। ठीक है। उसे केवल सदन में बहुमत परीक्षण द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। मतलब जो राज्यपाल है उसके पास बहुमत के निर्धारण के लिए कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, वो केवल सदन में फ्लोर टेस्ट या बहुमत परीक्षण द्वारा ही उसको निर्धारित कर सकता है। फिर स्पीकर की शक्ति के बारे में अदालत ने फैसला सुनाया कि 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है और अनुच्छेद 190(3) के तहत प्रदान की गई दल बदल और इस्तीफे संबंधित शक्तियां पूरी तरह से अलग हैं। यह राज्यपाल को बहुमत परीक्षण के लिए सदन की बैठक बुलाने की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। विश्वास मत को इस आधार पर नहीं टाला जा सकता है कि स्पीकर को किसी सदस्य के इस्तीफे के बारे में फैसला रहना बाकी रह गया है। समकालीन स्थिति जो है, शिवराज सिंह चौहान बनाम रेबिया और SR बोम्मई बमान रेबिया और SR बोम्मई के मामले में इस प्रकार है कि पहला नंबर कह रहे हैं कि राज्यपाल अनुच्छेद 163 के तहत बहुत सीमित परिस्थितियों में विवेक की असाधारण शक्ति रखता है। ठीक है। मतलब विवेकाधिकार की बहुत ही जो है सीमित परिस्थितियों में बहुत ही असाधारण शक्ति रखता है। ठीक है। और यह विवेकाधीन शक्ति एक कठोर न्यायिक जांच के अधीन है। ठीक है। और उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए जो राजनीति से प्रेरित नहीं हो। जो विवेका शक्ति है राज्यपाल के, वो जो है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएंगे और कुछ सीमित जो है परिस्थितियों के अंतर्गत ही उसका उपयोग किया जाएगा, और साथ ही साथ उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर। आगे इसमें क्या है, सदन का स्पीकर संवैधानिक ट्रस्ट की स्थिति रखता है, उसे कई शक्तियों के साथ सतत बनाया गया है। ऐसी शक्तियों पर जांच और संतुलन की पर्याप्त व्यवस्था लोकतंत्र की पहचान है। हालांकि विफलता के कई उदाहरण भी हैं जहां स्पीकर की शक्तियों की जांच और संतुलन की प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई है। पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर राज्यों में स्पीकर ने अपने पार्टी हितों के अनुरूप पक्षपातपूर्ण व्यवहार दिखाया है। ठीक है। निर्णय लेने में निष्पक्षता, सच्चा व्यवहार और स्वायत्तता की एक मजबूत संस्थान की पहचान है। निम्नलिखित कारणों से स्पीकर को निष्पक्ष और अराजनीतिक पूर्ण होना चाहिए। जो स्पीकर होते हैं उन्हें अपने पार्टी के लिए कार्य न करके जो है सभी पार्टियों के रूप में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करना चाहिए। यही बताया गया है, निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। तो देखते हैं स्पीकर को जो है कैसे जो है ये स्पीकर निष्पक्ष और अराजनीतिक कार्य क्यों करना चाहिए, इसके कारण क्या है। पहला कहा गया है कि स्पीकर को सदन की मर्यादा को बनाए रखना होता है, साथ ही साथ उसे सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करनी होती है। उसके साथ ही सदस्यता की अयोग्यता इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ राजनीतिक निष्पक्षता की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में स्पीकर को अयोग्यता या इस्तीफे की याचिका पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसे स्पीकर के विवेक पर छोड़ दिया गया है। स्पीकर की देरी की रणनीति ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता को प्रोत्साहित किया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की अयोग्यता संबंधित याचिकाओं का निराकरण में 3 महीने की समय सीमा लगा दी है। क्या है कि अगर दल बदल के आधार पर कोई जो है अयोग्यता संबंधित याचिका स्पीकर के पास आती है तो मणिपुर मामले के अनुसार
3 महीने में उसका निराकरण जो है स्पीकर को करना होगा, और संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, अब देखिए बिलों का वर्गीकरण। जो स्पीकर धन विधेयक को प्रमाणित करता है, और स्पीकर के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि जब उन्होंने गलत तरीके से बिल को प्रमाणित किया है, जैसे कि आधार बिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सरकार का फैसला बरकरार रखा गया। ठीक है, अब इसके अलावा संसदीय लोकतंत्र में समिति द्वारा समीक्षा महत्वपूर्ण है। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिसमें महत्वपूर्ण बिल जैसे फार्म सुधार बिल आदि को संसदीय समिति के पास समीक्षा हेतु नहीं भेजा गया है। स्पीकर के पास चुने जाने के बाद से भारत का स्पीकर किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना रहता है। इस प्रणाली में में यह सुधार किया जा सकता है। यूके की तरह, मतलब यूनाइटेड किंगडम की तरह सुधार किया जा सकता है ताकि लोकसभा स्पीकर के रूप में चुनाव के बाद वह राजनीतिक दल का से इस्तीफा दे दे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जैसे यूके में है कि जो भी स्पीकर बनता है वो अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देता है, तो इसी पर जो है कहा गया है कि भारत में ये ऐसा सुधार किया जा सकता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र सांसद थे जिन्होंने 1967 में चौथी लोकसभा के स्पीकर बनने के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए थे। देखिए अब इनकी नैतिकता का परिचय देते हुए इन्होंने जब ये स्पीकर चुने गए तो 1967 में जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आयरलैंड या यूके में एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर का प्रचलन है। ठीक है, आयरलैंड और यूके में आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दल आमतौर पर स्पीकर के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारते हैं। चुनाव के दौरान स्पीकर एक पुनः स्पीकर के रूप में खड़ा होता है और राजनीतिक मुद्दे पर प्रचार नहीं करता है। बल्कि आयरलैंड और यूके की से तुलना किया गया है। अगर वह सदन में दोबारा निर्वाचित होता है तो वह स्पीकर के रूप में चुना जाता है जब तक कि वह ऐसा करने की अनिच्छा नहीं दिखाता है। इसके अलावा ब्रिटेन में एक ऐसी प्रथा है कि स्पीकर का पद धारण करने के पश्चात वह मंत्री के पद से परहेज करता है। हालांकि स्पीकर एक सामान्य सांसद की तरह अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं से निपटते हैं और भारतीय संसद में भी इसका पालन किया जाता है। अब अन्य सुझाव क्या दिए जाते हैं? संसदीय समिति की समीक्षा हेतु बिलों को भेजने के लिए स्पीकर की स्पष्ट रूप से भूमिका चिन्हित करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही इस संबंध में किसी प्रकार के विचलन के लिए उसे जिम्मेदार होना चाहिए। इसी प्रकार स्पीकर के पास मनी बिल को प्रमाणित करने की भूमिका की अनिवार्य रूप से विशेषज्ञ समीक्षा के अतिरिक्त स्तर पर पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। फिर मणिपुर मामले में अदालत ने सिफारिश की कि संसद जो है 12वीं अनुसूची के तहत विवादों के निपटारे हेतु स्पीकर की जगह एक अलग न्यायाधिकरण की स्थापना करे। अब जो मेन विवाद है वो दल बदल कानून को लेकर ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ कहा गया है कि मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि स्पीकर की जगह एक अलग न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल बना दिया जाए जिससे वो निष्पक्षता से जो है दल बदल संबंधी जो भी फैसले सुना सके। ठीक है, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसका गठन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिकाओं के निराकरण के लिए 3 महीने का समय सीमा लगा दी है। और ये कौन से मामले में? मणिपुर मामले में ऐसा किया गया है। आप जो है मामले को कोर्ट के जो मामले हैं उनको कोर्ट करेंगे तो वहाँ पे सीधा लिखेंगे तो उससे जो है इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा और नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। समय सीमा लगाती यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अयोग्यता के निवारण हेतु इतनी लंबी अवधि देने से अल्पसंख्यक सरकार और को इस बीच राज्य पर शासन करने की अनुमति मिल जाती है। ऐसा जो है नियम अनुचित और संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। अब निष्कर्ष के तौर पे क्या कहा जाता है? निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में उथल पुथल के मद्देनजर राज्यपाल की सत्ता के दायरे को सुलझा लिया है। बहुमत परीक्षण के संचालन से संबंधित शक्ति के विवाद में क्या राज्यपाल को स्पीकर के निर्णय के ऊपर स्वाभिवेक की शक्ति प्राप्त है, अभी भी निर्धारित नहीं है। ठीक है, अभी भी यह निर्धारित नहीं हुआ है कि राज्यपाल को स्पीकर के निर्णय के ऊपर स्वाभिवेक की शक्ति प्राप्त है।
संवैधानिक अधिकारियों की जो शक्तियां सौंपी जाती हैं वे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हैं। ठीक है, एक स्पीकर का कार्यालय जो है निष्पक्ष और औचित्य का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि राज्य अपनी विवेकाधीन शक्ति से पर्दा उठाकर स्पीकर के पद को नए सिरे से परिभाषित करे। इस सीमा के निर्धारण और दिशा निर्देश के लिए एक सेट बनाकर स्पीकर के कार्यकाल में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस तरह के बदलाव किए जाने के बाद स्पीकर को सम्मानित कार्यालय में वास्तव में सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकेगा। इसे भारत में की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक माना जा सकेगा, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा परिकल्पित किया गया है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये जो स्पीकर और राज्यपाल संबंधित विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है उसको हमने देख लिया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे।